हाय, दिस इज कोमल चौधरी और जीएस 365 के करंट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। हम करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं ताकि आपकी स्टैटिक जीके और आपको जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है न्यूज का वो पता चले। जो संस्थाएं न्यूज में काम कर रही हैं उन संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, उन संस्थाओं की स्थापना कैसे हुई, यानी कि जो संस्थाएं न्यूज में हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको दी जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जब आप जीएस 365 से जुड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ सेशन। तो फर्स्ट न्यूज़ रहेगी हमारी कि भारत ने विकसित की है विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्में, यानी कि जीन एडिटिंग करके चावल की 2 किस्में, 2 प्रकार भारत ने क्या किए हैं, विकसित किए हैं। अगर मैं बात करूं वो कौन कौन सी 2 किस्में होंगी, तो फर्स्ट है DRR राइस 100, सेकंड है पूसा TST राइस 1। ठीक है, तो 2 नाम यहाँ पे रहेंगे। हमारा फर्स्ट रहेगा DRR राइस, DRR राइस 100, ठीक है। दूसरा रहेगा पूसा, ठीक है, पूसा DST राइस 1, पूसा DST राइस 1। तो ये क्या है, ये 2 प्रकार की जो हमारी जीन एडिटिंग करके 2 किस्में इजाद बनाई हैं, उत्पादित की हैं, उनके नाम हैं। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, वो की गई है CRISPR। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का नाम है जिसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है ये टेक्नोलॉजी किसके द्वारा, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसने किया है। तो इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था ICAR के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर। सो अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी कि जीनोम एडिटिंग के माध्यम से क्या किया, 2 चावल की किस्मों का क्या है, विकास किया गया है। जीनोम एडिटिंग क्या होता है कि जो जीन होते हैं फसल के, जो बीज के जीन होते हैं, उनको एडिट करके, यानी कि उनको रिप्लेस करके दूसरे जीन के साथ मॉडिफाई किया जाता है, जिसे बोलते हैं जीन एडिटिंग। ठीक है, सो जीन एडिटिंग किस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया, CRISPR के द्वारा किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया था, ICAR क्या एक संस्था है जो क्या फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। क्लियर, यानी कि ICAR की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसका काम क्या होता है संस्था का, तो इसका जब हम बात करते हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एग्रीकल्चर में, यानी खेती में क्या काम होता है। फर्स्ट इसका होता है कोऑर्डिनेटिंग, क्या करना है इसे करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। फर्स्ट काम होता है कोऑर्डिनेटिंग। सेकंड क्या काम होता है, सेकंड होता है इनका काम गाइड करना। एक मिनट, सेकंड काम हो गया गाइडिंग का, और थर्ड काम क्या हो गया, मैनेजिंग का। ठीक है, तो सिंपल समझ सकते हैं आप कि ICAR क्या होता है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, काम क्या रहेगा, एग्रीकल्चर को कोऑर्डिनेट करना है, गाइड करना है और मैनेज करना है। ठीक है, दूसरा इससे क्या फायदा होता है, इससे हमें
एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में रिसर्च देखने को मिलती है। क्या फायदा मिलेगा? रिसर्च यानी कि खोज, नई चीजों को, है ना। सेकंड, एजुकेशन। क्या फायदा होता है? रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक। दूसरा पॉइंट आता है कि यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो जो ICAR है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, क्लियर है बात? किसके अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक। दूसरा, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो इसके लिए डायरेक्ट काम करता है, वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। यानी कि डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, डिपार्टमेंट होता है, क्या नाम उसका? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने क्या समझा। सिंपल पॉइंट, फर्स्ट दो चावल की किस्में थी, कौन कौन सी हैं? DRR राइस 100, पूषा DST राइस 1। किस टेक्नोलॉजी के द्वारा? CRISPR-CAS। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा कोई। किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई थी? ICAR के द्वारा। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, इनका काम क्या होता है? एग्रीकल्चर को कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना और मैनेज करना। ठीक है, इससे क्या क्या होता है? इससे बढ़ावा मिलता है रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका एग्रीकल्चर का। ठीक है, फिर हमने बात की कि ICAR किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। सेकंड पॉइंट कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर एक क्या है? डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिक ICAR के लिए कार्य करता है। वो कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ICAR का गठन कब हुआ था? ICAR का गठन कब हुआ है? पॉइंट है, कोई बताएगा मेरे दोस्त? ICAR का गठन हुआ है 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 में ICAR का गठन हुआ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया था। किस कमीशन के आधार पर? रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, थोड़ी सा हिस्ट्री समझ लो कि इसे पहले सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। बाद में इसे क्या बना दिया? एक अलग से संस्था बना दी 16 जुलाई 1929 में। ठीक है, अगर बात करूं इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मांगीलाल जाट। कौन है? मांगीलाल जाट। तो इसके अध्यक्ष कौन है? मांगीलाल जाट। क्लियर? जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे, उसका जो चेयरमैन होते हैं वो डायरेक्ट कृषि मंत्री होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के चेयरमैन कौन रहेंगे? डायरेक्ट होते हैं कृषि मंत्री। अभी के लिए कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री बनने से पहले यह मध्य प्रदेश के CM भी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारी
आईटीबीपी ने फतेह की दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी, छोटी नहीं चोटी। ठीक है साहब। तो क्वेश्चन ये आता है कि 5वीं चोटी कौन सी है? माउंट माउंट मकालू। कौन सी? माउंट मकालू। ये जो चोटी है ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट कितनी है? 8485 मीटर। ठीक है। अब देखो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक अभियान चलाया गया था आईटीबीपी द्वारा जिसका नाम था ट्विन पीक अभियान। कौन सा अभियान चलाया गया? ट्विन पीक अभियान चला गया। ट्विन मीन्स होता है जुड़वा। तो एक और चोटी थी माउंट मकालू के साथ साथ माउंट अन्नपूर्णा। कौन सी थी? माउंट मकाऊ मकालू। माउंट मकालू प्लस माउंट अन्नपूर्णा। यानी कि इस मिशन के द्वारा इन दोनों चोटियों पर चढ़ाई की जानी थी। तो माउंट मकालू को सक्सेसफुली क्या हुआ? फतेह कर लिया गया है। ठीक है। तो माउंट अन्नपूर्णा अगर हम बात करें इनकी लोकेशंस की, तो माउंट मकालू पड़ती है चाइना में, नेपाल और भूटान। वहीं हम बात करें माउंट अन्नपूर्णा की मैं बात करूं तो माउंट अन्नपूर्णा पड़ता है सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में पड़ती है ये लोकेशन। ठीक। अब थोड़ा सा हम समझेंगे। ये तो हमारा हो गया करंट का। दूसरा, सबसे ऊंची चोटी अगर बात करता हूं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8648 मीटर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा, सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। चीन के लोग इसे क्या कहते हैं? चीन के लोग इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ये है, किसी को पता है? किसी को पता है कि चीन के लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्यू मोलंगमा। क्यू मोलंगमा। क्या कहते हैं? क्यू मोलंगमा। क्यू मोलंगमा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसी तरीके से नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे कहा जाता है क्या? सागर माथा। क्या कहा जाता है मित्रों? सागर माथा। क्लियर पॉइंट। इस तरीके से तिब्बत में क्या कहा जाता है? देखो, तिब्बत और चाइना दोनों का नाम मिलता जुलता सा आपको दिखेगा। बताइए, किसी को पता है? चलो, 1 मिनट समय दे रहा हूं, मुझे बताइए तिब्बत का क्या है। तो तिब्बत का नाम बड़ा अटपटा है, लिख देता हूं मैं, आप पढ़ लेना। चेमो लंपा। ठीक है, ये है तिब्बत में कहा जाता है चेमो लंपा। क्लियर पॉइंट। ठीक है, कहीं कहीं ये आपको दिखेगा नाम दूसरा, चेमो। ठीक, करेक्ट।
ये हमारा हो गया इतना सब पॉइंट। ये थी हमारी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। वहीं अगर मैं बात करूं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंडिया की मैं बात करूं भारत की सबसे चोटी कौन सी है, तो वहां नाम आता है K2 का। क्या नाम है? K2। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट है दुनिया की, सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। दूसरा यह काराकोरम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ काराकोरम। तो यह काराकोरम जो रेंज है उसका हिस्सा है, काराकोरम का भाग है। एक मिनट, राइटिंग थोड़ी सी बहुत खराब है। यह काराकोरम का भाग है। दूसरा अगर बात करूं इसके कुछ अगर दूसरे नाम है तो बताइए क्या नाम है। एक नाम इसका है, इसे हम कहीं कहीं पर गोल्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गोल्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है दूसरा नाम? गोल्डविन ऑस्टिन। ठीक है, ये कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहीं एक दूसरा नाम और आपको दिखेगा, आपको कहीं शायद ये आपने पढ़ा भी ना हो। ठीक है, तो ये है छुगरी। छुगरी भी कहीं कहीं बोला जाता है, छुगरी, CHUGRI, छुगरी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए हमारे दुनिया के ऊंचे चोटियों से संबंधित। ठीक है, तथ्यात्मक रूप से आपको जानकारी शेयर की गई। थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे ITBP के बारे में कि ITBP क्या है। तो 1962 के युद्ध से पहले 4 बटालियनों को मिला करके बनाया गया था। ठीक है, तो इनको क्यों बनाया गया था? इनको बनाया गया था जो गोरिल्ला युद्ध फेयर होता है, गोरिल्ला सिस्टम होता है, उससे लड़ने के लिए, यानी कि पारंपरिक और गोरिल्ला युद्ध का जो पैटर्न होता है उससे लड़ने के लिए 1962 के युद्ध से पहले। ठीक है, ITBP का गठन किया गया। ITBP का गठन CRPF अधिनियम के तहत किया गया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था CRPF अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा, इसका शासी निकाय कौन है, रिपोर्ट किसे करते हैं? शासी निकाय है इसका गृह मंत्रालय। कौन है? गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझने की बात थी कि ITBP का जो शासी निकाय है वो कौन है? गृह मंत्रालय है। पारंपरिक और गोरिल्ला युद्ध फेयर को समझने के लिए, से लड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमने देखा माउंट मकालू कितना ऊंचा है। ट्विन पीक अभियान चलाया गया ITBP के द्वारा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्विन पीक अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो सिंपल है, ITBP के द्वारा चलाया गया, ITBP। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? सेम दे दिया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान सफलतापूर्वक संचालित की। सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म की ये पहली उड़ान थी। ठीक है, फर्स्ट उड़ान है इसकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम जानेंगे DRDO के बारे में इस न्यूज में। तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप है इसकी उड़ान कहां से की गई है? इसकी उड़ान की गई है श्योरपुर, श्योरपुर, और ये लोकेशन पड़ती है मध्य प्रदेश में, राइट। ठीक, अभी रिसेंट की घटना है, यानी कि अप्रैल 2025। क्लियर है, अप्रैल 2025 में की गई है। ठीक है,
पहली बार परीक्षण किया गया है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ये क्या होता है, इसे किसने लॉन्च किया, तो इसे विकसित किया गया था एरियल रिसर्च, इसे विकसित किया गया था, विकसित किया गया था ADRE ने। ठीक है, ADRE ने, एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट सिस्टम। ठीक है, ऐसे एरियल, डी से डिलीवरी, आर से रिसर्च एंड डी से डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो ये स्थापित है आगरा में। कहाँ पे, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, दूसरा, इसका पहली उड़ान की गई है स्ट्रेटोस्फीयर की सक्सेसफुली। ठीक है, तो इससे जो हमने इससे फायदा क्या होगा, मतलब क्यों किया है स्ट्रेटोस्फीयर का सफल परीक्षण। ठीक है, तो इससे हमें देखने को मिलेगा जो दीर्घकालिक मिशन होंगे हमारे, उससे क्या होगा, हमारी निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो दीर्घकालिक मिशन होंगे वो, और उनसे जो उनकी निगरानी होगी उससे, उसका क्या होगा, हमारा लेवल एडवांस हो जाएगा, थोड़ा हम उन्नत तरीके से निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फायदा हो रहा है हमें, एक तो क्या है, दीर्घकालिक मिशनों में फायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, उन्नत निरीक्षण, निगरानी लिखो, निगरानी। ठीक है, निगरानी लिखो, उन्नत निगरानी हो क्षमताओं को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, दिशा में हमें एडवांसमेंट होंगे, हम उन्नत होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ेंगे DRDO के बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगर हम बात करें हिंदी में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बात। अगर मैं बात करूं DRDO, तो DRDO रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी है। तो किसकी एजेंसी है, रक्षा मंत्रालय की एजेंसी है, रक्षा मंत्रालय की एजेंसी के रूप में काम करता है। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, दूसरा, इसका कार्य क्या होता है, नाम से पता चलता है, रक्षा से संबंधित क्या करना है, अनुसंधान करना है और विकास करना है, यानी कि सेना का अनुसंधान और विकास। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंपल सी बात है, दिल्ली की संस्थान है, मतलब नई दिल्ली की संस्थान है, तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा। बिल्कुल सिंपल सी पॉइंट है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आना चाहिए कि इसकी स्थापना यानी गठन कब हुआ था, तो हमारा पॉइंट आता है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक, तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने देखा कि DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान सफलतापूर्वक की। ठीक है, ये फर्स्ट उड़ान थी। इससे क्या होगा, हमें दीर्घकालिक मिशनों में मदद मिलेगी इसकी। दूसरा, जो निगरानी क्षमता है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कहाँ से किया था, श्योरपुर से किया था। श्योरपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कब किया था, 2025 में किया था। विकसित किसने किया था, ADRE ने किया था। ADRE क्या है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है, क्लियर पॉइंट। फिर क्या है, इसका ऑफिस कहाँ पे है, आगरा में है। ठीक है, ये हमने देखा, इतना हमने इस स्लाइड से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि हाल ही में एक प्रेस सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, प्रेस सूचकांक कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है, रिपोर्ट्स विदाउट
बॉर्डर्स। कौन जारी कर रहा है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी कर रहा है। ठीक है भाई, क्लियर दोस्त। दूसरा, इसको हम कहीं कहीं आप दिखेंगे रिपोर्ट, जैसे आर से रिपोर्ट, विदाउट से बी एफ, आर बी एफ, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, आर बी एफ नहीं, आर बी एफ नहीं, इसको करेक्ट करके बताऊंगा मैं। ठीक है, आर एस एफ होता है। दूसरा, अब हम जान, रिपोर्ट आई है तो इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो जब हम बात करते हैं भारत की स्थिति, तो इस रिपोर्ट में भारत 151वें पायदान पर है। कौन से पायदान पर है? 151 पायदान पर है। कितने में से? 180 में से। कितने में से? 180 में से। यानी कि अब 180 हम ऐसे लिख सकते हैं, 180। ये रैंक है 2025 की। ठीक है, वही मैं बात करूं, अगर एक साल पीछे की मैं बात करता हूं, यानी कि 2024 की बात करता हूं, तो भारत की रैंक आई थी 159। कब की है? 2024 की। यानी कि सुधार देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि पहली बार प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति को कठिन स्थिति बताया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रेस की स्थिति कैसे बताइए? प्रेस की स्थिति को कठिन बताया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेस की स्थिति को कठिन स्थिति में रखा गया है। ठीक। दूसरा, इससे संबंधित क्या कोई हम दिवस सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को। 3 मई को हम क्या करते हैं? विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यानी कि एक सूचकांक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जिसे कौन जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, भारतीय रैंक कितनी है? 151। कितने मेंबर्स में से? 180 में से। यह सूचकांक कब का है? 2025 का है। और 3 मई को हम विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेस की स्थिति को कठिन स्थिति बताया गया है। ठीक। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि एंथनी ठीक, एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के पीएम के रूप में चुना गया है। ठीक है, सिंपल न्यूज है। और ये किस पार्टी से संबंधित है? ये लेबर पार्टी से संबंधित है। बस इतनी सी न्यूज थी, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा आपको अपडेट कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव हुए हैं और वहां पर भी लेबर पार्टी के जो नेता हैं उनको बहुमत मिला है और उन्होंने सदस्य के रूप में, यानी कि अब प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य करेंगे। ठीक है, राइट। अब एक पॉइंट और है, इन्होंने 150 में से 85 सीट इन्होंने ली है। बहुत अननेसेसरी फैक्ट है, लेकिन आप लिख सकते हैं 185 में से 83 सीटें इन्हें मिली है। राइट, ठीक है, क्लियर पॉइंट। आई होप अभी तक बहुत धीरे धीरे और बहुत हम शांति से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज हमारी है, नेक्स्ट न्यूज है लॉरेंस बोंग सिंगापुर के आम चुनाव में विजयी हुए हैं। ठीक है, ये किस पार्टी से है? ये पार्टी से है PAP से। किस पार्टी से? PAP, पीपल्स एक्शन पार्टी। क्या नाम है? पीपल एक्शन पार्टी। ठीक है, इन्होंने अभी आम चुनाव हुए हैं सिंगापुर में।
और इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर विजयी इनको मिली है। कौन है? लॉरेंस वोंग। यानी कि लॉरेंस वोंग क्या है, अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? पीएम बन गए हैं। और इन्होंने 97 में से 97 में से 87 सीटें प्राप्त की हैं। 97 में से 87 सीटें प्राप्त की हैं। ठीक है, ये अननेसेसरी फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही आए। ठीक है, चलो ये था हमारा करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बगलिहर बांध के गेटों से चेनाब नदी का पानी बंद किया। आप सभी को पता है पहलगांव इंसिडेंट, जिसकी वजह से भारत ने रिटेलिएशन में वाटर स्ट्राइक किया है। ठीक है, जिसमें क्या किया है, बगलिहर बांध के गेटों से चेनाब नदी का पानी को बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या है, बगलिहर नदी जो बांध परियोजना है वो किस नदी पे है? चेनाब नदी पर है। और ये कौन से स्टेट में है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, मुझे बताइए क्या चेनाब नदी पर कोई और ऐसी परियोजना है? जी हाँ, कौन सी परियोजना है चेनाब नदी पर? एक और परियोजना है बहुत अच्छी, सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना? सलाल बांध। ठीक है, सब पता है सलाल बांध। ये भी किस नदी पर है? ये चेनाब नदी पर है। और इसकी लोकेशन भी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। क्लियर पॉइंट। दूसरा, जब रिटेलिएशन किया था भारत ने, तो भारत ने किशन गंगा परियोजना को भी क्या किया है, शुरुआत की। वो भी क्या है, चर्चा का विषय बनी हुई है। तो एक परियोजना और लिख लीजिए, किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है? तो ये है झेलम नदी पर, क्योंकि ये दोनों नदी क्या है, अभी न्यूज में है। झेलम, चेनाब, सतलुज। ठीक है, इन सब की इनका उद्गम कहाँ से होता है, नदियों का कहाँ पर डिस्चार्ज हो रही हैं, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं, मैप में देख लीजिए कौन नदी कहाँ पे मिलती है। बिकॉज ये है अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इशू, आप सभी को पता है। ठीक है, भारत ने एयर स्ट्राइक भी कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट एज ए स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना है कि झेलम नदियाँ, जो नदी न्यूज़ में है, वो नदी कहाँ से उनका उद्गम हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे कोई नदी उसकी सहायक नदी मिलती है, उसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जब नदी न्यूज़ में आ जाती है तो क्या है कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिविजन्स क्या है, बढ़ा देना है, वहाँ पे डाटा कलेक्ट ज़्यादा करना है। ठीक है, सो मुझे बताइए कि झेलम नदी पर कोई और भी परियोजना है? तो इस पे एक और परियोजना है, मगला बांध। कौन सा? मगला बांध। मगला बांध कहाँ पड़ता है? मगला बांध भी पड़ेगा हमारा, ये मैं नहीं बताऊंगा। यस, ये आपके लिए स्टार मार्क, आप इसे कल बताएंगे मुझे आकर के। अदरवाइज क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा। अगर कमेंट नहीं आया तो मैं बता दूंगा, अगर कमेंट आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो देखी है और आपने सीरियसली मेरी बात को समझा है। ठीक है, सो बगलियार बांध कहाँ पड़ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर सलाल बांध भी है, जो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। किस गंगा परियोजना? झेलम नदी पर है। और एक मगला बांध है जो आपको बताना है कहाँ पर है। नदी पर तो झेलम पे ही है, वो तो मेरे को पता है भाई, लोकेशन में पूछ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि लक्कुगुड़ी स्मारक को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो लक्कुगुड़ी कहाँ पे है? लक्कुगुड़ी कर्नाटक में पड़ता है। और उसके आसपास के मंदिरों को, कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ रहा है। और इसके आसपास के मंदिरों को क्या कर दिया है, यूनेस्को ने अपनी साइट में क्या कर दिया, एडप्ट कर दिया है, शामिल कर लिया है। ठीक है, तो लक्कुड़ी का जो मंदिर है, अगर हिस्ट्री की बात करूं तो कब स्थापित किया गया है, इसको बनाया गया है 10 से 12वीं सदी में। और शासक कौन थे? चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक के द्वारा मतलब निर्माण किया गया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रामसर साइट की, जब हम बात करते हैं यूनेस्को साइट की,
तो यूनेस्को, जब हम थोड़ा सा यूनेस्को समझ लेते हैं, करंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक यही था कि लखगुडी को, या जो कर्नाटक में स्थित है उसकी साइट में बात करूं, उसको यूनेस्को की साइट में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया गया है। इसकी स्थापना जब हम बात करते हैं, जो लखगुडी जो साइट है उसकी स्थापना, उसका कार्यकाल किससे जुड़ा, 10वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चालुक्य काल से इसको माना जाता है। ये पॉइंट ही खत्म हो गया। अब आते हैं यूनेस्को को लेके। यूनेस्को में क्या है, यूनाइटेड नेशंस इज ए एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, यह है यूएन की एजेंसी है। क्या है, यूएन की एजेंसी है। ये पॉइंट क्लियर है, यूएन की एजेंसी है। ठीक है, अगर मैं बात यूएन की एजेंसी है तो यूएन के सदस्य जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे। तो एट प्रेजेंट इसमें 194 प्लस बार है एसोसिएट सदस्य हैं। क्लियर पॉइंट, यानी कि अभी जब हम बात कर रहे हैं यूनेस्को में कितने सदस्य हैं, यूनेस्को में 194 सदस्य हैं, 12 एसोसिएट सदस्य हैं। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस। कहाँ पे, पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है, सबको पता है, पेरिस पड़ता है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी भी है ये। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, जो यूएन एजेंसी है ये, इसका काम क्या होता है, प्रमोटिंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षा को क्या करना है, प्रमोट करना है ना, विज्ञान को प्रमोट करना है, संस्कृति को प्रमोट करना है। ठीक है, ये क्या है, इनका प्रमोशन, सब इन सब चीज़ों का प्रमोशन, यानी कि इन सब के से रिलेटेड जागरूकता को बढ़ाना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए आप, यूएसए और इजराइल, यूएसए और इजराइल यूनेस्को का हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है घुमा के, थोड़ा ट्विस्ट करके, क्योंकि इजराइल अभी वॉर में इन्वॉल्व है और वो क्या है, हाईलाइटेड है। यूएसए भी अपनी नीतियों की वजह से क्या है, हाईलाइटेड है। चाहे हम बात कर लें ट्रम्प साहब की रेसिप्रोकल पॉलिसीज की, चाहे हम उनके यूटर्न्स की बात कर लें, ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, वो हाईलाइटेड है। तो दोनों ही देश हाईलाइटेड हैं और यूनेस्को के सदस्य नहीं है। और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भारत की एक साइट को ऐड किया गया है, जिसमें क्या है, साइट भी क्या है, साइट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में है, और कंट्रीज भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को मिला के बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर बात करूं भारत में टोटल कितनी साइट है, अगर हम बात करें भारत में टोटल कितनी साइट्स हैं, भारत में कुल कितनी साइट्स हैं, भारत में कुल कितनी साइट्स हैं, कोई बता पाएगा? चलो मैं बताओ, भारत में कुल 43 साइट्स हैं, जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सांस्कृतिक, सेकंड हम डिवाइड कर सकते हैं प्राकृतिक, थर्ड हम करेंगे मिश्रित। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो साइट्स हैं वो हमारी हैं हमारे पास सांस्कृतिक के रूप में 35। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्राकृतिक रूप में बात करता हूँ तो हमारे पास 7 साइट्स हैं, और मिश्रित के रूप में हमारे पास 1 साइट है। मिश्रित के रूप में जो साइट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सी है मिश्रित के रूप में? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है ये पड़ता है हमारा सिक्किम में। कहाँ पड़ता है साहब? सिक्किम में पड़ेगा। ठीक है, मिश्रित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं साइट्स के, उसमें प्राकृतिक और संस्कृति के रूप में दोनों को हम देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृति के रूप में हम ऐड कर सकते हैं बहुत सारी साइट, जैसे कि अजंता हो गया,
एलोरा हो गया, ठीक है, सॉरी सूर्य मंदिर हो गया कोणार्क का उड़ीसा, महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु, खुजराहो का मंदिर जो ग्रुप है एमपी है ना मध्य प्रदेश, हम्पी का मंदिर हो गया कर्नाटक, बुलंद दरवाजा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, एलिफेंटास गुफा हो गई महाराष्ट्र, राइट। तो जो जो हमें दिखाएंगी संस्कृति के महत्व को, ठीक है, जो हमें संस्कृति के बारे में बताएंगे उन्हें बोलेंगे हम संस्कृति की साइट्स, ठीक है। लेकिन जो हमें नेचर के बारे में बताएंगे, नेचर प्रकृति के बारे में बताएंगे, उन्हें बोलेंगे हम कौन सा, प्राकृतिक साइट। चाहे हम बात कर लें काजीरंगा नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, असम में, चाहे हम बात करें मानस नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, सॉरी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, असम में, हम बात कर लें केवलादेव देव नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान, हम बात कर लें सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सब जो हम एग्जाम्पल रूप में समझ रहे हैं, ये सब क्या है, सब क्या है, भारत में क्या है, यूनेस्को की साइट्स हैं। टोटल साइट कितनी है, 43 है, ठीक। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये है क्योंकि सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल है तो हाईलाइटेड रहेगा, दूसरा जो न्यूज में है उन पर क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ा देंगे, क्लियर ये बात। चलो यूनेस्को बारे में पढ़ लिया, कब स्थापित हुआ यूनेस्को, कब स्थापित हुआ यूनेस्को, पॉइंट ये बताइए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में, कब हुई थी, 1945 में, क्योंकि यूनेस्को की एजेंसी है, तो यूएन जब स्थापित हुआ तभी तो स्थापित होगी, यूएन स्थापित हुआ था 1945 में, तभी क्या हुआ है, यूनेस्को की स्थापना हुई है। रामसर संधि क्या है, इसी से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट है रामसर संधि, जो एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में, रामसर जो कि ईरान का शहर है, वहां पे जो हमारे पर्यावरण से संबंधित क्या है कन्वेंशन होने थे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रामसर संधि। रामसर संधि ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, वो यूनेस्को के अंडर ही आते हैं, ठीक है। चलो तो रामसर कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा सेशन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां तक हमने अपनी न्यूज कवर की, ठीक है, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस अलग से भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूज वाले भी होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो न्यूज है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हॉक हाई 360 तकनीक की बिक्री की मंजूरी दे दी है, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड इटली। तो करेक्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए ने अपनी टेक्नोलॉजी दे दी है, जो क्या है, हॉक हाई 360 टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है, एक तो ये बहुत एडवांस क्या है, निगरानी करने की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें किससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, समुद्र निगरानी कर सकते हैं, ठीक है, डेटा विश्लेषण कर सकते हैं, फिर क्या होगा, ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या मिलेगा, एडवांसमेंट मिलेगा, यानी कि हमें थोड़ी बेहतरी हमें मिलेगी, बेहतर हमको चीजें मिलेंगी, इससे ये फायदा होगा, ठीक है। तो सिंपल था कि किस देश ने भारत को हॉक आई 360 की तकनीक देने की बिक्री क्या कर दिया, मंजूरी दे दी है, तो वो कौन सा है, यूएसए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर की पीपल्स एक्शन पार्टी, अभी पढ़ा था, आम चुनाव में जीत हासिल की, किसको हासिल की है, लॉरेंस वोग ने, अभी हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से जब हम न्यूज पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने न्यूज कवर की थी और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हमारा है, एंथनी अल्बनीज को प्रधानमंत्री के रूप में ना फिर से चुना गया है, एंथ अल्बनीज, अभी बात की थी लेबर पार्टी, किसके पीएम बनेंगे वो, ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे बताइए कि जापान के पीएम कौन है, जापान के पीएम कौन है, ठीक है। सो वो बहुत ही कार्टून वाले चीज़ों में, एनिमे में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में रहे हैं, बताइए। बहुत मैंने हिंट दे दिया आपको कि वो एनिमेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही कभी कभी ड्रेस भी पहन के देखे जाते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे, मैंने हिंट दे दिया आपको, जल्दी से बताइए, ठीक। और वही अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, तो आपको पता चल गया। फ्रांस में कौन है, फ्रांस में कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो।
तो जब भी कोई न्यूज़ आपको दिखे तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन कवर करना, नहीं, आपको एक साथ 4 से 10 क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर मैं बात करूँ जर्मनी, जर्मनी कौन है बताओ? ओलाफ स्कोल्स। कौन है? ओलाफ स्कोल्स। ये क्या है? चांसलर हैं, क्योंकि जर्मनी में चांसलर बोला जाता है। जिस तरीके से भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से जर्मनी में सरकार का प्रमुख चांसलर होता है। ठीक है। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, जर्मनी करेंसी यूरो। ठीक है। जर्मनी क्लियर, फ्रांस क्लियर। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ के मानूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे पता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? करेक्ट आंसर है। मैंने इतनी हिंट दी है ना कि वो एनीमे को ज़्यादा पसंद करते हैं, और कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है कि हाईलाइट्स में वो उस यूनिफॉर्म को कैरी भी करते हैं, बट नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? डीआरडीओ ने अपने स्ट्रेटोस्फीयर एयरशिप को प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। यह परीक्षण कहाँ किया गया था? अभी पढ़ा था श्योपुर। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। देखो साइड मध्य प्रदेश की, लेकिन क्या है एग्जाम्पल? श्योपुर। ठीक है। चलो, बाबा शिवानंद का 3 मई को 128 वर्ष की उम्र में आयु में वाराणसी में निधन हो गया था। उन्होंने व्यापक रूप से किस अनुशासन को बढ़ावा दिया? आयुर्वेद, ध्यान, योग या होम्योपैथी? करेक्ट ऑप्शन है मित्रों योग। तो बाबा शिवानंद योग से जुड़े हुए थे और इन्होंने योग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बढ़ावा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 11वीं बुडोनकन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में कुमाइट श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है अंतर्ध्या अभिषेक पांचाल ने। अंतर्ध्या अभिषेक पंचावत ने जीता है। ठीक है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? ये चैंपियनशिप हुई है दुबई में। ठीक है। दुबई में हुई है चैंपियनशिप, याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा, पहली बार किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? पहली बार मेजबानी किसने की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार? तो करेक्ट ऑप्शन है बिहार। बिहार ने पहली बार खेलो इंडिया 2025 में मेजबानी की है। और यह जो संस्करण है, यह 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण है, जिसकी मेजबानी किसने की है? बिहार ने की है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया गया है बाय द पीएम। किसने? बाय द पीएम। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि खेलो इंडिया अभियान कब चलाया गया था? एक योजना आई थी, खेलो इंडिया अभियान। खेलो इंडिया अभियान कब चलाया गया था? 2017 में इसे लाया गया था। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर ये पॉइंट? इसमें क्या होता है? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अंडर 17 और अंडर 21 के एथलीट। क्लियर? और कुछ नहीं है। राइट। तो अंडर 17 एंड अंडर 21 के एथलीट इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में भारत ने ICAR संस्थाओं में द्वारा विकसित पहले 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को किसने लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैं बताया था जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन होता है, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है? डायरेक्ट कृषि मंत्री उसके प्रेसिडेंट होते हैं। सिंपल, कोई इफर्ट है ही नहीं इसमें। तो नेक्स्ट है, कोयला खनिज दिवस सालाना कब मनाया जाता है? कोयला खनिज दिवस सालाना कब मनाया जाता है? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4 मई। क्लियर? 3 मई को हमने बता चुके क्या होता है, 4 बता चुके क्या होता है। नेक्स्ट हमारा 2 मई 2025 को और अर्जेंटीना के दक्षिणी तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। बोलिविया, ब्राजील, चिली। चिली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
तो ये जो हमारे क्वेश्चन सेशन था यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब मस्त है, झकास है, जिंदाबाद है। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेहनत करते रहिएगा बस।